मित्रों नमस्कार। आज मेरे वीडियो का विषय है आरएएस और सिविल सर्विसेज के लिए इंटरव्यू में करंट अफेयर्स की क्या तैयारी करें। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, वह भी करंट अफेयर्स पे था, किंतु उसका संबंध वर्ल्ड अफेयर्स पर था, यानी कि वर्ल्ड सिनेरियो जो है कंटेम्प्रेरी, उसके ऊपर मैंने बातचीत की थी। आज मैं भारतीय संदर्भों में या भारतीय परिदृश्य के बारे में बात करूंगा कि समसामयिक घटनाएं को क्या महत्वपूर्ण हो सकती हैं और किन घटनाओं पर हमको पढ़ना चाहिए, जानकारी लेनी चाहिए, अधिक से अधिक उसके संबंध में जाने, ताकि प्रश्न का उत्तर देने में आसानी रहे। पुनः दर्शकों से मैं ये आग्रह करूंगा कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। अब मैं अपनी बात शुरू करता हूं कि जो आरएएस राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए इंटरव्यू होने की डेट्स आई हैं और इसकी तैयारी करें, सिविल सर्विसेज की तैयारी भी साथ के साथ हो सकेगी, तो साक्षात्कार के लिए जो करंट अफेयर्स पर भारतीय संदर्भ में प्रश्न पूछे जाते हैं उन पर मैं बातचीत करूंगा। मूल रूप से मेरा चैनल इतिहास विषय से संबंध रखता है, किंतु अनेक जो सब्सक्राइबर्स हैं उनका ये कहना था कि साहब कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में टिप्स दीजिए ताकि हम लाभान्वित हो सकें। तो जो मेरा एक्सपीरियंस था, जितना मैंने लोगों को गाइड किया है या मैंने कहीं से सीखा है, उसी को आधार बना करके मैं आप लोगों के साथ बातचीत करता हूँ, वही कर रहा हूँ। और ये मेरी एक नई श्रृंखला है, जिस श्रृंखला के अंतर्गत मैं लगातार ये इंटरव्यू संबंधी कुछ जानकारियां दे रहा हूं। पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगा कि समसामयिक घटनाओं, जिनको हम कहते हैं करंट अफेयर्स या कंटेम्प्रेरी जो इवेंट्स हैं, जो समसामयिक घटनाओं से तात्पर्य क्या है। उनसे तात्पर्य केवल ये नहीं है कि जो घटनाएं जिनका ओरिजिन बहुत रिसेंट है, तो ऐसी बहुत घटनाएं होती रहती हैं कि कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो सस्टेन करती हैं या एक क्रम में चलती हैं। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि आप चाहे कंटेम्प्रेरी पढ़ें, लेकिन कंटेम्प्रेरी इस तरह से कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड को समझने के लिए आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेकर के और अब तक के विश्व की जो घटनाएं हैं, या जो जिस तरह के भी ध्रुवीकरण है, जिस तरह की भी ट्रीटीज हैं, जिस तरह की गुटबंदियां हैं, जिस तरह की भी जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, डिप्लोमेसी है, उसको हम तभी समझ पाते हैं जब उसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता हो। इसी तरीके से भारतीय संदर्भों में बात करें तो हमें जो घटनाओं पर हम बात करेंगे, वे घटना एक दिन में पैदा नहीं हुई। कुछ जो है, जैसे 1947 एक वर्ष है हमारे पास, जिस तरह हम वर्ल्ड अफेयर्स में बात करते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है एक डिमार्केशन है, एक डिफरेंट वर्ल्ड शुरू होता है वहां से। इन द सेम वे ये जो भारत के संदर्भ में भी 1947 का वर्ष एक डिमार्केशन है, जिससे लगता है कि इसके बाद हम एक नए युग में प्रवेश किए। तो इसलिए ऐतिहासिक संदर्भ के बिना समसामयिक घटनाओं का को समझने में कठिनाई होती है। तो थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी उनकी हम देखें, और खासतौर पर जो समसामयिक कंटेम्प्रेरी जो घटनाएं होती हैं या जिन्हें करंट अफेयर्स कहते हैं, तो उसमें देखें जो जो घटनाएं घट रही हैं, चाहे वे राजनीतिक क्षेत्र में हो, राजनीति में हो, या अर्थव्यवस्था में हो, समाज में हो, शिक्षा में हो, संस्कृति में हो। इसी तरीके से इन क्षेत्रों में जो हमारी उपलब्धियां हैं, जो कंटेम्प्रेरी उपलब्धियां हैं, कहीं चाहे हम स्पेस में हो, चाहे हम वेपन्स में हो, चाहे हम ऑटोमिक एनर्जी में हो, कई चीजें हो सकती हैं। तो इस तरह से क्या है कि इन सबको हमें ध्यान करना होगा। तो मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के लिए और इस कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड को समझने के लिए हमें एक दो उन पुस्तकों को देखना पड़ेगा, मूल पुस्तकों को, चाहे सरसरी दृष्टि से देखते हैं, जो आजादी के बाद के भारत पर बातचीत करती हैं। उसमें जो प्रमुख किताब है वो तो रामचंद्र गुहा की है, अभी तक तो वही किताब है, उसके पैरेलल कोई किताब नहीं। इट्स अनपैरेलल एंड इट्स अपडेटेड, और ये किताब है इंडिया आफ्टर गांधी। इंडिया आफ्टर गांधी का हिंदी अनुवाद भी मिलता है। इसी प्रकार से और भी एक दो किताबें, लेकिन एक मैं कहूँगा बहुत अनपैरेलल है, लेकिन मध्यम लेवल की एक मेरी अपनी पुस्तक है, जिस पुस्तक का शीर्षक है समसामयिक भारत। और ये समसामयिक भारत में मैं बातचीत में जो मैंने लिखा है
वो 1947 से लेकर के 2000 तक का जो भारत का घटनाक्रम है उन सबको लिया है। तो वो एक बैकग्राउंड बनता है जिसमें आप आर्थिक विकास को समझ पाएंगे, पंचवर्षीय योजना को भी समझ पाएंगे, डिफरेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसीज जो रही हैं उनको समझ पाएंगे, अग्रेरियन पॉलिसीज को समझ पाएंगे, पॉपुलेशन पॉलिसी को समझ पाएंगे। तो एक लंबा चौड़ा उसमें का वितान है उस पुस्तक का। और ये पुस्तक जो है समसामयिक भारत, लेखक में ही हूँ प्रोफेसर ब्रजकिशोर शर्मा, और इसके प्रकाशक है पंचशील प्रकाशन जयपुर। मैं ये नहीं कहूंगा हर व्यक्ति जिसको इंटरेस्ट है, इसने इंटरव्यू देना है, ये किताब खरीदे तो अच्छी बात, न खरीदें तो इसे कहीं भी किसी पुस्तकालय में जाकर भी पढ़ें जरूर, और उपयोगी लगे तो उससे नोट्स जरूर लें। तो याद रखें मेरी पुस्तक समसामयिक भारत। आजादी के बाद का जो भारत है 1947 से और 2025 तक का वैसे हमको करना है, तो उस दृष्टि से मेरी पुस्तक बात तो 2000 तक की 2001 तक की करती है, किंतु आगे उसमें वही चीजें आगे सीक्वेंस में बढ़ती है। इसलिए आपको बेसिक चीज जो है कंटेम्प्रेरी इंडिया की या समसामयिक भारत की, वहां से आपको जानकारी मिलेगी और उसको आधार बनाएं, ये मैं कहूंगा। तो इसमें जो आजादी के बाद के भारत सबसे प्रमुख चीज है वो एक तो संविधान है, क्योंकि संविधान ही वो है जो आजादी के बाद हमें मिला, जिसके तहत हमारा यहाँ शासन का संचालन होता है। तो संविधान की जो प्रमुख प्रावधान हैं उनके बारे में हमको जानकारी होना चाहिए, और संविधान के अनुकूल किस तरीके से प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था विकसित की गई है इसकी भी हमें जानकारी होनी चाहिए, और प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था और संविधान के बीच में किस तरह का संबंध है। तो इसको मैं ज्यादा विस्तार ना देके, क्योंकि टॉपिक वाइज में अलग से भी बातचीत करूंगा आगे के वीडियोस में। अभी तो मैं ये कहूंगा कि आपको जिन क्षेत्रों में तैयारी करनी चाहिए करंट अफेयर्स इंडिया के लिए, तो उसमें संविधान की जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि उसी आधार पर जो राजनीतिक और दूसरी संवैधानिक कई चीजें चलती हैं उनसे आपको संविधान से पता चलेगा। क्योंकि अभी क्या है कि जो बेसिक चीजें संविधान की वो भी चैलेंज भी हो रही हैं, वो कंट्रोवर्शियल भी है। कभी कहते हैं सेकुलरिज्म ठीक नहीं, कभी कहते हैं सोशलिज्म ठीक नहीं, तो अनेक तरह की बातें हैं। तो इस संविधान को हमें जानकारी हो, उसी के अनुरूप हम देखें कि गलत हो रहा है, सही हो रहा है, जो भी घटना घट रही है। दूसरा क्या, जो भारतीय सरकार और राजनीति है इसकी हमको जानकारी होनी चाहिए। ये हमको पता है पॉलिटिकल पार्टी होती हैं, इलेक्शंस होते हैं। आपको जब संविधान पढ़ेंगे तो आपको ये भी पता है कि राष्ट्रपति क्या है, कि उपराष्ट्रपति क्या है, पूरा जो स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स का, वो क्लियर हो जाता है। और एक मुद्दा जो विवादास्पद रहा है आजादी के बाद से लगातार, वो केंद्र राज्यों के संबंध को लेकर रहा है, क्योंकि इन प्रिंसिपल वी आर फेडरल गवर्नमेंट, इट इज फेडरेशन ऑफ सर्टेन स्टेट्स, अनेक प्रांतों का एक संघ है। लेकिन उस संघीय व्यवस्था में जब भाषा की बात आती है, कभी भौगोलिक क्षेत्रों की बात आती है, जो अमंग दी स्टेट्स हैं उनमें कई बार भाषा का विवाद पैदा हो जाता है, तो कभी उनमें अपने भौगोलिक क्षेत्रों का विवाद पैदा हो जाता है, सांस्कृतिक विवाद भी पैदा हो जाते हैं, क्योंकि एक कल्चरल जो एक्टिविटी एक मेजर स्टेट में होती है लेकिन स्टेट के कुछ हिस्से में होती है, तो वो आप समझो उसको। और इसमें भी जो राज्यपालों की भूमिका है उस पर हमको पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो राज्यपाल, संविधान में एक आदर्श व्यवस्था रखी गई थी जो केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में राज्य में रहे, वो केंद्र का प्रतिनिधि हो, किंतु होता क्या है ज्यादातर वो पॉलिटिकल पार्टी का प्रतिनिधि हो जाता है, और ही एक्ट्स लाइक एन एजेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। तो वहां पे जो है फिर विसंगतियां पैदा होने लगती हैं, और जो केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंधों की सहजता है वो खत्म होती है, और फिर कठोरता या किस तरह की चीजें क्या कहें मैं उसे अप्रिय स्थितियां उत्पन्न होती हैं। तो ये करके एक पॉलिटिकल उस पर हमको जानकारी रहनी चाहिए, और बाकी तो पता ही रहना चाहिए कहाँ किस पार्टी की सरकार है, कहाँ कौन गवर्नर है, कहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट बीच में कैसा चल रहा है। एक नई कुछ जुमले भी चलते हैं, आज कहते हैं आजकल चलता है डबल इंजन सरकार। तो डबल इंजन सरकार क्या है, क्या ये एक जुमला है या वास्तव में दे वर्क्स लाइक डबल इंजन सरकार? तो डबल इंजन सरकार में समटाइम्स आई थिंक साइंटिस्ट नो बेटर, बिकॉज अगर एक ट्रेन में 2 इंजन लगा दिए जाएंगे तो एक इंजन तो आपको डिफरेंट रखना पड़ेगा, अदरवाइज 2 इंजन कैन नॉट पुल द ट्रेन टुगेदर, क्योंकि उनके बीच में तालमेल बैठाना मुश्किल होता है। वो लगाते हैं डबल इंजन भी, वो वहां लगाए जाते हैं जहाँ इमरजेंसी होती है, जहाँ बड़ी चढ़ाई है, तो वहां उस तरह से अलाइनमेंट करते हैं इंजन का
कि वो अलाइन होकर के चलने लगे। लेकिन अलाइनमेंट बड़ा मुश्किल होता है। क्या ये मैं नहीं कह रहा कि मैं कोई वैल्यू जजमेंट या कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं दे रहा, बट दीज आर दी सब्जेक्ट्स विच आर टू बी प्रिपेयर्ड बाय द एस्पिरेंट्स ऑफ आरएएस एंड सिविल सर्विसेज। देन नेक्स्ट जो हमारा बिंदु है वो है इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ में हम देखें कि हमने 1950 से एक नियोजन वो प्लान इकोनॉमी की बात की थी और उसके लिए प्लानिंग कमीशन बना। प्लानिंग कमीशन ने जो भी काम किए वो हमको पता होने चाहिए। और फाइनली क्या प्लानिंग कमीशन फेल हुआ या प्लानिंग कमीशन को क्यों रिप्लेस किया गया बाई ये जो है आपका इसको हम कहें नीति आयोग, मतलब पॉलिसी कमीशन, मतलब प्लानिंग की जगह पॉलिसी की बात आई। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग एंड पॉलिसी? क्या हमने प्लानिंग के थ्रू जो अचीव करना चाहते थे वो किए या नहीं किए, उसका मूल्यांकन भी पूछा जा सकता है। और जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी समय समय पर बदलती रही है, लेकिन बेसिक डॉक्यूमेंट 1948 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी है जो संविधान से पहले ही अडॉप्ट कर ली गई थी और वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी अपने हिसाब से काम करती है। एक प्रश्न ये उठाया जाएगा, जब नेहरू डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की स्थापना कर रहे थे तो जब नींव इस देश की डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की है तो उस पर कैपिटलिज्म की भवन खड़ा होगा, तो क्या जो उसका नींव है और बिल्डिंग है उनके बीच में कोई अंतर्विरोध तो नहीं होगा? ये विचारणीय प्रश्न है। और वर्तमान इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है, किस तरह से हम ये जो है एफडीआई की हम बात कर रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि फॉरेन जो कैपिटल आएगा, ये फॉरेन कैपिटल जो भी लोग डालेंगे उनके अपने कुछ निहित स्वार्थ भी होंगे, तो क्या हम उनके निहित स्वार्थों के शिकार तो नहीं होंगे, ये भी देखना होगा। एग्रीरियन पॉलिसी है जिसमें कई बार जैविक खेती की बात चलती है, क्योंकि हम जो है केमिकल और फर्टिलाइजर्स और दूसरे पेस्टिसाइड्स का उपयोग करते करते इतने जहरीले खाद्यान्न पैदा कर लिए हैं, खाद्य पदार्थ पैदा कर लिए हैं, वो आज हमारी हेल्थ को एडवर्सली अफेक्ट कर रहे हैं। फिर फसलों के बारे में, इसके अलावा फर्टिलाइजर्स, इसके अलावा इरिगेशन, इन सब की क्या प्रगति हुई, क्या सिचुएशन है, इसकी जानकारी भी हो। इसके अलावा जो कृषि नीति है वो इस समय क्या चल रही है, पहले कौन कौन सी कृषि नीतियां रही हैं, जो मेलोनोविस का एक इकोनॉमिक्स आया था, मेलोनोविस की नीतियां क्या थी, उसके बाद और कौन कौन सी नीतियां आई, उनको हमें देखना चाहिए। इसके अलावा जब इकोनॉमी की बात करते हैं तो इकोनॉमिक ग्रोथ को देखें कि ग्रोथ इंजन क्या है, कितना हम ग्रोथ कर पा रहे हैं। क्या हम आज जैसे एक बात चल रही है कि चीन और अमेरिका के बीच में जिस तरह की रिफ्ट दिख रही है उसका लाभ भारत ले सकता है, किंतु जितना चाइना जो चीजें अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है, क्या हम उस पोजीशन में हैं? क्या उसका कितने प्रतिशत हम अगर अमेरिका कल से डिमांड करे क्या हम सप्लाई दे पाएंगे? एक अजीब सी स्थिति है। तो ये सब देखने की चीजें हैं। इसके अलावा जो टैक्स स्ट्रक्चर है, टैक्सेशन का सिस्टम है, चाहे जीएसटी हो, चाहे वैट हो, चाहे और जो भी टैक्सेशन का, इनकम टैक्स हो, एक्साइज हो, जैसे प्रोडक्शन टैक्स है, तो ये सारी जो टैक्सेशन पॉलिसी है इसके ऊपर भी हमको जानकारी होनी चाहिए। फिर सरकार एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट की क्या सिचुएशन है, ये भी बिल्कुल करंट अफेयर्स में ही है। और इसमें देखा जाए कि व्हाट आर द मेजर्स अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कॉम्बैट विद द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, किस तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, क्या मेक इन इंडिया जितनी भी योजना चली आर्थिक प्रगति के लिए, वे योजनाएं क्या फंक्शनल हैं, क्या सफल हैं, क्या वो सही डायरेक्शन में चल रही हैं, इन सबको हमें देखना होगा। इसके अलावा जो डेवलपमेंटल एजेंसीज हैं उनकी हमें जानकारी हो कि इंडस्ट्रियल, इकोनॉमिक, एग्रीकल्चरल, इन सब के डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सी एजेंसी क्या काम कर रही हैं और क्या उन्होंने नवाचार किया है या कोई नए प्रयोग किए हैं, ये सब होना चाहिए। इसके अलावा पॉपुलेशन पॉलिसी, तो पॉपुलेशन और फैमिली प्लानिंग वैसे तो हमारे यहाँ सिंस दी इंसेप्शन, ये मान लो 1950 के बाद से ही अस्तित्व में है, लेकिन पॉपुलेशन की एक तरफ तो गवर्नमेंट की पॉलिसी होनी चाहिए, दूसरी तरफ क्या है कि समाज का जो अपनी समझ है पॉपुलेशन के बारे में। समझ ये है कि कभी कुछ लोग जो धार्मिक भावनाओं की बात करते हैं वो कहते हैं कि अधिक से अधिक बच्चे पैदा करो तभी हम दूसरे लोगों के साथ मुकाबला कर पाएंगे। यही नहीं, अभी जैसे पिछले दिनों अभी तो शांति चल रही है क्योंकि अभी तो यहाँ पॉपुलेशन का सेंसस ही नहीं हुआ है, तो सेंसस जो हर 10 साल को हो रहा था 1881 से शुरू हुआ, अब वो ब्रेक हो गया। जो 2021 में आना चाहिए था वो अभी तक नहीं आया। कारण कुछ भी गिनाए जा सकते हैं,
लेकिन उस समय एक बात जो कुछ स्टेट्स ने की, जातीय जनगणना करो। भाई जब आपने प्लानिंग किया और ये फैमिली प्लानिंग शुरू किया, उस समय जिन लोगों ने समझदारी से उस फैमिली प्लानिंग को अडॉप्ट किया और उन्होंने कम बच्चे पैदा किए, अब नाउ यू आर टेलिंग दैट अब काउंट कर लो। अरे भाई काउंट क्या कर लो, अब फिर फैमिली स्ट्रक्चर भी काउंट कर लो कि किस फैमिली में कितने बच्चे, कितने राष्ट्रीय जो एक बहुत बड़ा मिशन था फैमिली प्लानिंग का, उसको फेलियर कर देंगे कि उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, उनका भी पता कर लो। तो कुछ ऐसी चीजें जहां धर्म, जाति, क्षेत्र, इनको लेकर के जो है पॉपुलेशन की बात चलने लगी है, तो अभी एक सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है। अगर से ये पार्लियामेंट का वो सीमांकन दोबारा से हुआ तो साउथ के राज्य महसूस कर रहे हैं कि हम एजुकेटेड थे, ज्यादा समझदार थे, हमने फैमिली प्लानिंग को अडॉप्ट किया, वी कुड नॉट रेज अवर पॉपुलेशन बाय नॉर्दर्न इंडिया एंड पर्टिकुलरली जो खास हिंदी बेल्ट है उसमें तो यही काम होता रहा। तो अब ये सब ऐसी चीजें जिनको क्वांटिफाई करके कुछ को बोलना चाहिए। तो इस तरह का जो परसेप्शन बनता है ना, तो सोसाइटी का परसेप्शन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। डाटा अपनी जगह पर है, ग्राउंड रियलिटीज अपनी जगह पर है, लेकिन जब एक परसेप्शन बनता है सोसाइटी का, डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स का, कास्ट ग्रुप्स का, सोशल ग्रुप्स का, जो भी हम कहें, तो इन सब का किस तरह से बैठता है। क्योंकि यहाँ लड़ाई ये हो रही है कि पॉपुलेशन गिनो, क्योंकि जो जॉब है उसको जिन लोगों का हक नहीं वो खा जा रहे हैं, और सभी कह रहे हैं मेरा हक दूसरा आदमी खा जा रहा है। विद इन दी जो रिजर्वेशन कैटेगरीज है उनमें भी लोग यही बात कह रहे हैं, क्योंकि शेड्यूल कास्ट में कहते हैं कि सब 50 जाते हैं, तो हर जाति एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करती है कि हमको फायदा नहीं मिला, ये ओबीसी का है, यही एसटी का है, तो यही अब ईडब्ल्यूएस वालों का होगा। अब ये क्या है, पॉपुलेशन को किस तरह से क्या पॉलिसी है इस पे बात करें, किस तरह से पॉपुलेशन और पॉलिसी और पॉपुलेशन का जो परसेप्शन है सोसाइटी का वो अफेक्ट कर रहा है। अब मैं आगे ज्यादा बात इस पर न करके, जिससे हमें और जो जिन पर ध्यान देना चाहिए, शैक्षणिक परिदृश्य को देखें कि एजुकेशन पॉलिसी क्या है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जुलाई 2020 से घोषित हुई है, आज 5 साल बाद उसकी प्रगति क्या है, क्या ये मूर्त रूप ले पाएगी, या अभी भी ऐसे तो नहीं है कि जो एग्जिस्टिंग था और इन दोनों के बीच में किस तरह की कोई विसंगति उत्पन्न हो जाएगी, और हम कहाँ पहुंच पाएंगे। फिर शिक्षा में जो एजेंसीज काम करती हैं उनके बारे में जानकारी हो, यूजीसी हो, चाहे सीएसआईआर हो, या आईसीएआर हो, आईसीएमआर हो, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च हो, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च हो, इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च हो, ऐसी दुनिया मतलब अनेक एजेंसीज हैं जो एजुकेशन, रिसर्च और नॉलेज से संबंध रखती हैं और नॉलेज के एडवांसमेंट के लिए काम कर रही हैं। व्हाट आर दे डूइंग दिस डेज, एंड क्या कोई नई शुरुआत उन्होंने की है, ये भी देखने की चीज है। अभी जैसे हेल्थ और एजुकेशन का मसला है, हेल्थ में जैसे आयुष्मान भारत की योजना चल रही है, अनेक तरह की हेल्थ इंश्योरेंसेज भी हैं, राज्यों की ओर से भी हेल्थ की सुविधा हो रही है, कर्मचारियों के लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपनी अपनी स्वास्थ्य योजनाएं चला रही हैं। इन सब की जानकारी हमको होनी चाहिए। यही नहीं, भारत सरकार की कितनी योजनाएं चल रही हैं मानव कल्याण की, चाहे वो एजुकेशन की हो, जैसे एजुकेशन में जो बड़े स्कूल जो थे, पब्लिक स्कूल्स थे, महंगे स्कूल्स थे, उनमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए भी, या एससी एसटी दूसरे जो वंचित वर्ग हैं उन वर्गों के रिजर्वेशन की बात हुई, उनके बच्चों को अवसर भी मिल रहे हैं। या जैसे अभी जैसे नया प्रयोग एक जमाने में हुआ था, कुछ समय पूर्व सर्व ये जो है विद्यालय स्पेशल जो है बनाए गए थे, उनका क्या स्थिति है। जो इसके अलावा तो एजुकेशन में एक चीज हमें खास तौर पर देखनी पड़ेगी, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा विषय है जो दोनों जगहों पर, जो कि स्टेट और सेंट्रल के अंदर में है, उसमें देखें हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, केंद्रीय एजेंसीज क्या क्या कर रही हैं, और जो राज्य के जो उपक्रम है उनको केंद्र सरकार किस तरह से सपोर्ट करती है। एक एस्पेक्ट जो मैं भूल गया पहले ही, जब हम एग्रेरियन पॉलिसी की बात करें तो एग्रेरियन पॉलिसी के साथ हमें किसान आंदोलन पर विचार करना होगा, क्योंकि किसान आंदोलन अभी जब एक नए 3 कानून आए थे उनके विरोध में खड़ा हुआ, अल्टीमेटली वो कानून विड्रॉ हुए, किंतु किसान फिर भी सेटिस्फाई नहीं हुए। आज भी जो एमएसपी का मसला है वो अभी तक लटका हुआ है। अभी कुछ दिनों पहले तो एक बड़े नेता, किसान नेता जो हैं, नाम सुना होगा, डल्लेवाल, तो एक लंबा उन्होंने अनशन किया, फाइनली उन्होंने अनशन अपना तोड़ दिया। तो क्या स्थिति है किसानों की, किसान आंदोलन की, किसानों का जो जीवन है उससे संबंध में हम देखें कि वो किन स्थितियों के बीच से गुजर रहे हैं। तो ये जो है
इसमें हमें जानकारी रहनी चाहिए। इसके अलावा जब हम एजुकेशन हेल्थ की बात आते हैं, भाषा नीति का मसला है। भाषा नीति में भी कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र ने कहा कि यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल जो व्यवहारिक भाषा है, अनिवार्य तौर पर मराठी रहेगी। आज ही असमी के बारे मुख्यमंत्री ने भी घोषित कर दिया, असमी रहेगी। तो क्या इस तरह अनिवार्य लागू करना एक बात है, ऑफिस की भाषा रहेगी, लेकिन राजभाषा हिंदी, जिसको तो पूरे देश में संवैधानिक भाषा है वो, तो राजभाषा हिंदी का क्या स्थिति हो गई है? क्या वो एक क्षेत्रीय भाषा बन करके रह गई है? तो भाषा नीति क्या है सरकार की, या भाषा के क्षेत्र में क्या सोचा गया है, हम उस पर विचार, हमें जानकारी रहनी चाहिए। इसके अलावा एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, पोल्यूशन की जो प्रॉब्लम है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, जो ध्वनि प्रदूषण का बहुत बड़ा मसला है। बहरापन बढ़ता जा रहा है शहरी क्षेत्रों में, और यहाँ पे शोर शराबा है, गाड़ियों के हॉर्न हैं, डीजे हैं, लाउड स्पीकर्स हैं, इन सब के मत, तो इन सब पर क्या रोक लगेगी? क्या एयर की सफाई के लिए धुआं का काम रुकेगा? क्या सफाई होगी? तो ये सब जो है सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इनकी जो भी योजनाएं बनी हैं, जो एजेंसीज काम कर रही हैं, वो सब हमें जानकारी होनी चाहिए। यदि ड्रिंकिंग वाटर के लिए कोई स्टेट काम करता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या मदद करता है। क्योंकि अभी मैं एक मंत्री जी के एक भाषण एक बार सुन रहा था, वो कांग्रेस का सरकार थी राजस्थान में, तो वो ये कह रहे थे कि पहले प्लानिंग कमीशन था, तो उसमें हर राज्यों की अपनी अपनी जो रिक्वायरमेंट थी वो आया करती थी, जो उनके थ्रस्टेड एरियाज थे वो आइडेंटिफाई किए जाते थे। लेकिन जब जैसे ड्रिंकिंग वाटर के लिए देना है, तो वो यूपी और बिहार, जहाँ गंगा यमुना नदियों के प्रदेश हैं, वहां भी ग्रांट दे दी जाती है जो राजस्थान को। जबकि राजस्थान में प्लानिंग कमीशन जब तक था, तब तक उनको 100% ग्रांट दी जाती थी ड्रिंकिंग वाटर के लिए। लेकिन अब सबको इक्वल फुटिंग पे ला दिया है। तो इन चीजों को देखना चाहिए हमें कि क्या हम डाटा से किस चीज को के बारे में जानकारी दे सकते हैं, क्योंकि परसेप्शन अलग चीजों में कह रहा हूं, और एक्चुअल इंफॉर्मेशन, ग्राउंड रियलिटीज, डाटा, ये सब एक अलग चीज है। तो यूं करके वो अपने पास होना चाहिए। केवल परसेप्शन से हम इंटरव्यू देंगे तो हम अर्थ का अनर्थ कर बैठेंगे, और कई बार जो पॉलिटिकल नरेटिव्स हैं, वो पॉलिटिकल नरेटिव्स हमारे इंटरव्यू में आने लगेंगे, और हमें पॉलिटिकल नरेटिव्स को एज फार एज पॉसिबल वी हैव टू अवॉइड। यहाँ पॉलिटिकल नरेटिव से मतलब है द नरेशन अबाउट द पार्टी, दिस पार्टी डिड दिस पार्टी दिस, तो करिए वो भी, लेकिन उसमें ये ना हो कि हम किसी के को फेवर कर रहे हो। हमको बिल्कुल निष्पक्ष होकर के अपनी बात करनी है। इसके अलावा जो इंडिया विश्व शक्ति बन सकता है कि नहीं, ऐसी कौन सी पोटेंशियलिटीज हैं, ऐसी कौन सी संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं के बारे में कोई डॉक्यूमेंट है क्या, कोई पॉलिसी डॉक्यूमेंट होगा, कोई एवेल्यूएशन डॉक्यूमेंट होगा, इसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। एक जो वर्ल्ड इकोनॉमीज हैं, ये किस तरह एवेल्युएट होती हैं, कैसे इनकी रैंकिंग होती है, लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं, इनकी कैसे रैंकिंग होती है विश्व स्तर पर, भारत के संदर्भ में इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। क्योंकि भारत सरकार के बार इस बात से इनकार करती है कि जो तरीका है इंटरनेशनल एजेंसीज का, वो हमारे मापदंडों पर ठीक नहीं है। तो क्या हम इंटरनेशनल मापदंड से चलना चाहें, या हम अपने आप को संकुचित कर लें अपने देश तक? इसके अलावा कौन कौन सी चीज हमारे पास स्ट्रेंथ हो सकती है, हमारी कौन सी हमारी वीकनेसेस हैं जिनको हमें ओवरकम करना है, और जो ऑलरेडी स्ट्रेंथ्स हैं उनको और कैसे विकसित करना है। इसके अलावा जो केंद्र सरकार की जितनी, जो मैं पहले बोला, डेवलपमेंट एजेंसीज की हमें जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ जो सोशल, रिलीजियस और इकोनॉमिक फील्ड में जो कुछ भी हो रहा है, चाहे कभी कास्ट कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, तो कहीं कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, ऑल दीज थिंग्स आर अफेक्टिंग द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, इकोनॉमी, और हर तरह से इसके लिए नुकसानदायक हैं। क्या इसमें भी कुछ घटनाएं घटी हैं, और उन घटनाओं को आगे उनकी रिपीट ना हो वे घटनाएं, इसके लिए क्या पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? तो इन सब मुद्दों पर, वैसे तो हरि अनंत हरि कथा अनंता, तो मैं बहुत अधिक समय लिया वीडियो में, लेकिन ये सब मुद्दे हैं जिन पर हमें, जो लोग आरएस का इंटरव्यू दे रहे हैं, सोच रहे हैं, जा रहे हैं, जिनको बुलाया गया है, जो सिविल सर्विसेज देंगे, वे इन पर विचार करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।